हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा, आज का टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट वेट। ऐसा क्यों है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्योंकि सर कंसंट्रेशन टर्म करवा रहे थे, यही ना। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हम कंसंट्रेशन टर्म ही कर रहे थे। हमने मास परसेंटेज पढ़ा, हमने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, हमने फिर मोल फ्रैक्शन को पढ़ा है। हमने कल दो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। आई होप सारी कंसंट्रेशन टर्म्स सबको आ गई है। लेकिन अगली कंसंट्रेशन टर्म जो है, नॉर्मेलिटी नाम है इसका। और नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जिसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ये चीज मैं आपको बताऊंगा ये चीज क्या होती है, क्योंकि वेट के नाम पर हमने या तो एटॉमिक वेट सुना है या मोलिकुलर वेट सुना है। इन शॉर्ट हमने मोलर वेट सुना है। ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैं आपको सिखाता हूं। अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है समझाता हूं। और ये मान के चलिए कि 2 लेक्चर्स तो मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये टॉपिक ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग रहता है, तो आपके लिए भी कंफ्यूजिंग रहे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, 2 लेक्चर्स इन्वेस्ट करने वाला हूं मैं इसमें। और इसको अगर आप 100% समझना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानना चाहते हैं, तो कुछ चैप्टर्स का आगे वाला कंटेंट है, मुझे पहले वो भी समझाना पड़ेगा अगर आपको पूरा समझाना है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, और कोशिश यही करेंगे कि 100% ही कर लें इक्विवेलेंट वेट को। कोई बात नहीं, लेक्चर को बड़ा कर लेंगे, आगे वाले जो चैप्टर का कंटेंट है उसको उठा लेंगे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मेरे को एडवांस न्यूमेरिकल्स करवाने, तो मैं एडवांस लेवल वाले, उसमें ऐसे वाला कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। बच्चा वहां फंस जाएगा, खामखा उसका डिमोटिवेशन होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा वो कि मैंने इतना चैप्टर पढ़ा और मुझसे ये ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, कुछ समय इस पे लगा लेंगे। ध्यान से पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट। तो पहले मुझसे शुरू करते हैं जो हम जानते हैं। वी नो मोलर वेट। हम जानते हैं जो मोलर वेट होता है वो 1 मोल का वेट होता है, इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोलर मास या मोलर वेट ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम। 40 ग्राम per mole you can write also. Molar weight of calcium is 40 gram. Aluminium is 27 gram. Sodium has 23 gram, like this. You know this, है ना। तो ये मोलर वेट होता है। मोलर वेट क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस का वेट होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज दिस? ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट से ही निकाला जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट के बराबर होता है, नहीं। मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट के हेल्प से निकाला जाता है। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जहां इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट के बराबर ही हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे। तो फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन बताता हूं। क्या डेफिनेशन है? देखिए, इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का वो वेट होता है, ध्यान सुनना, एलिमेंट का वो वेट होता है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करे तो सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे। फिर से बोलता हूं, इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करता है, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करता है। अब बच्चा बोलता है कि एक चीज कंफ्यूजन है सर, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, तो आपने डेफिनेशन में 1 बोला, समझ में आता है। क्लोरीन का भी सर 35.5 होता है, आपने 35.5 बोला, वो भी समझ में आता है। लेकिन ऑक्सीजन का मोलर वेट सर 16 होता है, तो आपने वहां 8 क्यों बोला है? इसको भी क्लियर कर लेंगे। और सर आपने इन्हीं तीनों का नाम क्यों लिखा है डेफिनेशन? यही सब दिमाग में चल रहा है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन दूंगा। पहले जो डेफिनेशन बनाई थी वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाई थी, और चूंकि हाइड्रोजन सबसे रिएक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमने ऑक्सीजन भी लिया है।
क्लोरीन भी लिया है, आप मैग्नीशियम ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो, आप ये समझा देते हैं। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट बेटा, व्हाट इज दिस? इट इज मास ऑफ an element which reacts with 1 gram hydrogen, 1 gram hydrogen और 8 gram oxygen और 35.5 ग्राम क्लोरीन। ठीक है, 1 ग्राम की जगह आप 1 पार्ट्स लिख सकते हो, 8 ग्राम की जगह आप 8 पार्ट्स लिख सकते हो, 35.5 ग्राम की जगह 35.5 पार्ट्स लिख सकते हो, और फिर यहां मास की जगह पार्ट ही आएगा। समझ में आ गया? तो आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने यहां लिखा इट इज ए पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद, तो यहां 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन। अगर आप सिंपल लिखना चाहते हो तो इट इज मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। राइट? ठीक है, और भी हो सकता है, अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। पहले डेफिनेशन सिर्फ इतनी हुआ करती, इतनी। पहले डेफिनेशन सिर्फ इतनी हुआ करती। आप ही ऐसे कर लीजिए, ऐसे अंडरलाइन करके आप ऐसे कर लीजिए, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि पहले डेफिनेशन इतनी ही पढ़ी जाती थी कि 1 ग्राम के साथ एलिमेंट का जो भी मास कंबाइन हो रहा हो या उसको डिस्प्लेस कर रहा हो, इन शॉर्ट रिएक्ट कर रहा हो, उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपको मैं कहूं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करें तो बेटा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और अगर इसको बैलेंस करें तो यहां पर मैं 2 लिख दूं और यहां पर भी 2 आ जाए, तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जो चीज मैं पूछ रहा हूं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है। समझ में आ रहा है? 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से यहां रिएक्ट कर रहा है बेटा। ठीक है, देखते हैं 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है। बताइए 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 8 ग्राम से। कैसे आया वो? 32/4 ग्राम ऑक्सीजन। और इसको सोल्व करके आंसर कितना आया बेटा? 8 ग्राम। तो आप देख रहे हो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही काम करता है, इसलिए यहां 8 ग्राम लिखा हुआ है। समझ में आ गया क्या? और देख लो, हाइड्रोजन की रिएक्शन जब क्लोरीन से करते हो तब ये बनता है। बैलेंस करने के लिए आप ये कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा। तो मुझे बताइए यहां पर क्या होगा? यहां पर ये हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 2 ग्राम। कितने क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है बेटा? 35.5। तो एक क्लोरीन का होता है 2 का 71 हो गया। तो मुझे बताइए 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? क्योंकि मैं 1 ग्राम ही देखना है। 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 71/2 और इसको सोल्व करोगे क्या आएगा बेटा? 35.5 ग्राम। इसलिए यहां 35.5 ग्राम लिखा हो। शायद कंफ्यूजन दूर हो गई कि हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, समझ में आता है, लेकिन ऑक्सीजन का 16 हुआ है तो 8 क्यों लिखते हो? और क्लोरीन 35.5 लिखा हुआ है। और भी एलिमेंट्स लिख सकते हो आप और भी एलिमेंट्स लिख सकते हो, अभी समझाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी ये कह रहा है कोई भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ वो जितना भी रिएक्ट करेगा उसका मास, वो उसका इक्विवेलेंट वेट है। या अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन से भी कंपैरिजन कर सकते हो। जो एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करे लेकिन 8 ग्राम से करे, तो
8 ग्राम से रिएक्ट करने में उसका जो भी मास इन्वॉल्व होगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। अगर ऑक्सीजन भी नहीं है तो क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के देखो, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन से उस एलिमेंट का जितना भी मास रिएक्ट हो रहा होगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट है। आई होप आपको समझ में आ गया। इन 3 स्टैंडर्ड से आप किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करके उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा कि 3 क्या, अपने पास तो बहुत सारे स्टैंडर्ड है। राइट, हो जाएगा ये। चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल सिर्फ इसलिए समझाया कि 1 ग्राम जहां हाइड्रोजन होता है वहां 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है और 35.5 ग्राम क्लोरीन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कह दे कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बेटा इक्विवेलेंट वेट को मैं EQWT भी लिख सकता हूं, आप अंडरस्टूड रहिएगा कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ। तो ये रिएक्शन आपको गिवन है, नहीं तो आप लिख भी सकते थे। चलो ये गिवन है आपको, चलिए कैसे निकालोगे? मैग्नीशियम का आपको निकालना है बेटा इक्विवेलेंट वेट। तो आप ऑक्सीजन आपको दे रखा है, तो कितने ग्राम ऑक्सीजन से आप रिएक्ट करवाओगे? कितने ग्राम से? 8 ग्राम से। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना भी मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वो मैग्नीशियम का क्या होगा बेटा? इक्विवेलेंट वेट। देखिए तो मैग्नीशियम का कितना वेट है फिलहाल? 24, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, 24 ग्राम मैग्नीशियम reacts with 32 ग्राम ऑक्सीजन, राइट? और हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है बेटा? मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ऑक्सीजन का वेट कितना होना चाहिए? 8 ग्राम। तो अगर यहां 32 ना हो 8 हो तो बताइए। अगर यहां मैंने ऐसे लिखा है शॉर्ट में कि 32 ग्राम ऑक्सीजन 24 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे बताइए अगर यहां 8 लिख दूं तो कितना मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा होगा? तो 32 में 24, तो 1 में कितना? 24/32, और 8 में कितना? 8 से मल्टीप्लाई मैग्नीशियम, राइट? तो इसको सोल्व करेंगे। 8 4 जा, यही होगा ना बेटा? तो कितना आएगा बेटा? 8 4 जा, और ये 6 पे चला जाएगा। तो यहां बेटा कितना आ गया? 6 ग्राम मैग्नीशियम। 6 ग्राम मैग्नीशियम मतलब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है बेटा? 6 ग्राम। 6 ग्राम कैसे आ गया उसका इक्विवेलेंट वेट? क्योंकि हमने कहा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट का जितना भी मास रिएक्ट करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, राइट? हो जाएगा। मैंने कैसे किया फिर समझा देता हूं। 24 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करता है, 24 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करता है। गड़बड़ हो गई एक, गड़बड़ हो गई एक बेटा, रिएक्शन बैलेंस नहीं की हमने। रिएक्शन बैलेंस कैसे करोगे? यहां पर क्या आएगा? 2 आएगा, तो यहां भी 2 कर देते हैं। तो 24 की जगह क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा बेटा? 48। यहां 24 की जगह क्या हो जाएगा बेटा? 48। ठीक है, और यहां पर 24 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 48, और यहां 6 की जगह बेटा क्या आ जाएगा? 12। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12। एक दो और कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर मैं आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा और आप एलिमेंट का नाम सुन के ही उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल दोगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। समझ में आ गया हमसे क्या गलती हो गई थी? यहां पर गलती हो गई थी कि रिएक्शन बैलेंस नहीं था, राइट? तो रिएक्शन को हमने फिर बैलेंस किया, फिर करेक्शन कर ली। ठीक है, एक बार आप दोबारा भी देख लेना वीडियो हमने कैसे किया, राइट? तो बताइए क्वेश्चन और करते हैं।
कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, और ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं ताकि इस बार गड़बड़ ना हो, तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, और यहां पर 2 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही हो जाएगा, हाँ ऐसे ही हो जाएगा। तो मुझे इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का निकालना है, तो एल्यूमिनियम के साथ इस बार क्लोरीन है, तो कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाकर इक्विवेलेंट वेट आएगा? 35.5 के साथ, 35.5 के साथ। देखते हैं, मुझे बताइए यहां पर एल्यूमिनियम कितना है? 27 तो एक एल्यूमिनियम होता है, यहां 2 है, तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है 6, मतलब ऐसे लिख दूं, काटना तो है ही उसको, तो ऐसे लिख देते हैं, बाकी आप सोल्व करके भी लिख सकते हो। कितने ग्राम क्लोरीन से, ठीक है। तो कितने ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन आपको देखनी है एल्यूमिनियम की? 35.5, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 6 बार 35.5 ग्राम, समझ गए? 6 बार 35.5 ग्राम क्लोरीन, आप सोल्व करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितने एल्यूमिनियम के साथ? 54 ग्राम, राइट। बहुत आसान है। तो मुझे बताइए कितने ग्राम क्लोरीन आपको रिक्वायर्ड होता है डाटा में, ताकि आप किसी का इक्विवेलेंट वेट निकाल दें? 35.5 ग्राम। बताइए इतने ग्राम क्लोरीन 54 के साथ रिएक्ट करता है, तो 35.5 कितने से रिएक्ट करेगा? इतने से, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 ग्राम एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है? 9। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला। हो गया नोट? कर लिया नोट? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? गुड। डेफिनेशन ध्यान रखनी है बस। देखिए, मार्क करके लिखिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मोलर वेट, यानी एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, अपॉन वैलेंसी। एग्जाम्पल, जैसे इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 24 उसका एटॉमिक मास और वैलेंसी उसकी 2, 12 आ गया। 12 भी आ रहा था हमारा आंसर, देख लो, चेक कर लो जाके। इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का पूछ लें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा बेटा? 27 उसका एटॉमिक वेट, वैलेंसी उसकी 3, 9 ही आ रहा था। समझ में आ गया? इसको नोट कर ले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, राइट। हिट एंड ट्रायल मैंने इसलिए करवाया आपको क्योंकि इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको अभी फिलहाल के लिए इस फॉर्मूले से याद कर लेना। 99.9% न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस फॉर्मूले से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होता है, बाय वैलेंसी होता है। अब कुछ बच्चे समझ भी गए, ये सबके लिए वैलिड नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट भी पाएंगे जिनकी जो वैलेंसी होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो वहां गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल के लिए आप ये रिएक्शन लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना, मतलब कि फॉर्मूला लिख लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं। वैलेंसी अगर आप मेटल की निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम के लिए 2 लिखा और एल्यूमिनियम के लिए 3 लिखा,
लेकिन अगर आप वैलेंसी नॉन मेटल के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां एलिमेंट नॉन मैटर भी हो सकता है, तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 लिखी जाएगी क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो 8 में से 5 गया 3। समझ में आ गया? और फिर यहां रखना है, कर लोगे? ये हो गया? ठीक है, मैं डेफिनेशन में रख कर देता हूं। अब आपको समझ में आया 8 ग्राम ऑक्सीजन क्यों है, 35.5 ग्राम क्लोरीन क्यों है? बताओ। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं नॉन मेटल का भी। बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, वैलेंसी कितनी होती है उसमें 2, आ गया ना 8। हाँ, इक्विवेलेंट वेट 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 कैसे आया? तो मुझे बताइए इक्विवेलेंट वेट अगर मुझे क्लोरीन का निकालना हो कितना आएगा बेटा? एटॉमिक मास मींस 35.5 और वैलेंसी उसकी 1, तो 35.5 कर लोगे? ठीक है, हो जाएगा ना? तो हमने सीखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट हमने सीख लिया बराबर होता है किसके? मोलर मास मींस एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, राइट? अब एक चीज सोचो, जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास एलिमेंट हो सकता है मॉलिक्यूल हो, तो मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? हो सकता है कोई एसिड तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? हो सकता है कोई बेस हो सकता है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो। सो मैनी कंपाउंड्स आर देयर, कुछ भी हो सकता है। तो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? एलिमेंट का तो सर आपने सिखा दिया, ठीक है, समझ में आ गया हमारे कि हम एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर रख देंगे और वैलेंसी नीचे रख देंगे। जैसे सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट मैं आपसे पूछूं तो सिल्वर का एटॉमिक मास बेटा 108 यूनिट्स होता है, तो यहां 108 आ जाएगा। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है तो उसका 108 इक्विवेलेंट वेट आ गया। ठीक है, तो आपसे अब किसी का भी इक्विवेलेंट वेट पूछा जा सकता है, तो आपको मैं वही सिखा रहा हूं। अब देखो ये चीज ध्यान से देखिएगा, equivalent mass for any substance equivalent mass for any substance is equal to molar mass if that is atom atomic mass, if that is molecule molecular mass, if that is any compound तो आप atoms का sum करके निकाल सकते हैं, if that is any compound formula mass निकालते ऐसे ही जैसे आप molecular mass निकालते हैं, molar mass upon n factor। n factor को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो सेम है। बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ एलिमेंट के लिए जिसमें एटॉमिक मास और नीचे वैलेंसी लिखनी है, लेकिन मॉलिक्यूल होगा तो कैसे करना है, कोई आयन होगा तो कैसे करना है, कोई कंपाउंड होगा तो कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया, इक्विवेलेंट मास फॉर एनी सब्सटेंस इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। यानी अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटा इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, तो बच्चा बोलेगा सर इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक मोलर मास और एक n फैक्टर, जिसको आप वैलेंसी फैक्टर भी बोल रहे हो। मोलर मास तो हमें निकालना आता है सर, H2O का निकालते हो 18 आ जाता है, ग्लूकोज का निकालते हो C6H12O6 180 आ जाता है, NH3 का निकालते हो 17 आ जाता है, CH4 का निकालते हो 16 आ जाता है। मोलर मास तो कोई भी निकाल दे, मेन चीज अब समझने की क्या है बेटा अपनी n फैक्टर क्या होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए n फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एटम के लिए वो n फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी। देखते हैं आयन के लिए वो n फैक्टर क्या होता है, वो किसी मॉलिक्यूल के लिए n फैक्टर क्या होता है,
किसी एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, किसी बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर क्या होता है। तो अपने को अब सीखना है एन फैक्टर क्या होता है। जैसे तुम सीख जाओगे एन फैक्टर क्या होता है, तुम्हें निकालना आ जाएगा, यहां रखोगे इक्विवेलेंट मास, किसी का भी निकाल पाओगे, किसी का भी निकाल पाओगे। समझ में आ गया? तो ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद रखना, ठीक है। यहां लिख भी दिया मैंने फॉर एनी सब्सटेंस, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आपको मैं सिर्फ एन फैक्टर समझाऊंगा आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपके सामने, राइट। इसको आप नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। हो गया? ठीक है। देखिएगा, अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं केसेस करवाने से पहले, आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, here number of moles is equal to given mass upon equivalent mass into n factor। लिखा जा सकता है क्या? अभी तो बताया मैंने, नीचे फॉर्मूला लिखा है, यहां मैं लिख भी देता हूं, बिकॉज किसी का भी इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर के रेशियो के बराबर होता है। और आपको मोलर मास की वैल्यू चाहिए तो एन फैक्टर को उधर ले जाओ। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं बिकॉज इसको तो हम जानते हैं, ये सीख चुके हैं, तो सीखी हुई चीज से अगर आप करोगे तो कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कैसे आया यहां पे इसकी जगह पे। अब एन फैक्टर को उधर ले जाऊंगा, तो बेटा राइट साइड क्या होता है? राइट साइड है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसको पता है बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या ग्राम हटा दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपने एन फैक्टर निकाल दिया तो आप इक्विवेलेंट मास तो निकाल ही सकते हो, एन फैक्टर के हेल्प से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी निकाल सकते हो। जैसे नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास होते हैं, वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होते हैं। और गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलते हो तो ये चीज तो इसके बराबर है। यानी इन शॉर्ट नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकालना आता ही है, पीछे कॉन्सेप्ट से आता है कि नहीं आता है? एन फैक्टर अब निकालना सिखा दूंगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी आ जाएंगे, और यहां रख दोगे तो इक्विवेलेंट मास भी आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब कुल मिलाकर बात यह है हमें एन फैक्टर निकालना है। तो आप प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। इन मोल कॉन्सेप्ट वी रेड number of moles is equal to given mass upon molar mass in terms of mass, in terms of mass, in terms of volume number of moles is equal to given volume upon molar volume, given volume upon molar volume, right? Similarly in equivalent concept number of equivalents is equal to given mass upon molar mass, नहीं equivalent mass, and the relation between number of moles and number of equivalents is number of moles into n factor is number of equivalents। बस बात इतनी है। किसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूं बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो तो तुम कहोगे सर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं कहूं किसी क्वेश्चन में बेटा ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल दो तो तुम कहोगे सर गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मैं बोलूंगा बेटा इक्विवेलेंट मास तो नहीं है तो तुम कहोगे सर टेंशन मत लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फिर भी आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसको भी प्लीज नोट कर लीजिए।
क्वेश्चंस होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल तो आपके लिए दो चीज नई हो गई है, एक इक्विवेलेंट मास जिसका जिक्र हो रहा है, और दूसरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ये एन फैक्टर क्या होता है अभी हमें पता नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्मूला सीखा है। इसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही गिवन मास अपॉन मोलर मास जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है, वैसे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। तो मैंने तो अच्छी बात और कर दी, नंबर ऑफ मोल्स में और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में रिलेशन भी बना दिया। फिलहाल हमारे लिए दो चीज नई थी, एक ये और एक ये। इसका फॉर्मूला भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, अभी तो सिर्फ पता है इतना। और दोनों चीजों में कॉमन है, नॉलेज होनी चाहिए किसकी, एन फैक्टर की, राइट। चलिए करें क्वेश्चन हम, मतलब आगे पढ़े, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखना बेटा, बड़े प्यार से धीरे धीरे करेंगे। हम समझते हैं अभी एन फैक्टर। एन फैक्टर या बोलते हैं इसको वैलेंसी फैक्टर। किसी एलिमेंट के लिए एन फैक्टर जो होता है, जो एन फैक्टर होता है वो वैलेंसी होती है। वो क्या होती है बेटा, वैलेंसी होती है। ये तो हम समझ चुके हैं। एग्जाम्पल, फॉर जिंक एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, राइट। फॉर कैल्शियम एन फैक्टर इज 2। फॉर नाइट्रोजन एन फैक्टर इज इक्वल टू 3, राइट। चलिए आगे बढ़ते। किसी आयन के लिए, फॉर एन आयन, आयन बेटा दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, आप सब जानते हैं। कैट आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और दूसरे आयन जो नेगेटिव स्पीसीज होते हैं, एन आयन जिसको बोलते हैं। तो इनके लिए एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज ऑन आयन। एन फैक्टर इज चार्ज ऑन आयन। एग्जाम्पल, CO3 minus 2. CO3 minus 2 means n फैक्टर कितना है, 2। अगर मैं कह दूं Cl नेगेटिव, n फैक्टर कितना है, 1। अगर मैं कह दूं O के ऊपर -2, n फैक्टर कितना है, 2। अगर मैं कह दूं O नेगेटिव, एन फैक्टर 1। अगर मैं कह दूं SO4 -2, एन फैक्टर 2 है। क्वेश्चन करके दिखाऊं, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl नेगेटिव। आंसर क्या आएगा, मैंने तुम्हें बताया था इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यही बताया था। तो मोलर मास तो बेटा क्लोरीन का 35.5 होता है, एन फैक्टर इसका मैंने आपको सिखाया ही है, 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 35.5। इसी तरीके से क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन ऊपर वाले मिटा ही देते हैं, स्पेस की कंजूसी नहीं करनी है, स्पेस की कंजूसी नहीं करनी है। तो आपसे पूछूं कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 -2, CO3 -2, तो आंसर क्या आएगा,
आप कहोगे सर किसी का भी इक्विवेलेंट वेट उसके मोलर मास और एन फैक्टर का रेशियो होता है। तो सर इसका मोलर मास है कार्बन का बेटा 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 3 जा 48, है ना। 48 और 12 कितना हो गया बेटा 60, और एन फैक्टर बेटा इसका 2, बिकॉज आयन का एन फैक्टर उसके ऊपर चार्ज ही होता है। तो ये आ गया बेटा 30। कितना आ गया 30। कर लेंगे। किसी एलिमेंट का निकालते हैं तो एन फैक्टर वैलेंसी होती है, पढ़ा दिया। और किसी आयन के लिए एन फैक्टर क्या होता है बेटा चार्ज, याद हो जाएगा। ये दो क्वेश्चंस भी करवा दी हैं ताकि आपको याद रहे सर ने कैसे करवाया था, राइट। तो आयन के लिए भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो सब्सटेंस तो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, पढ़ लिया, कोई आयन भी हो सकता है, पढ़ लिया। आप कोई मॉलिक्यूल है, आप कोई मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक है। कैसे बेटा होमो एटॉमिक है, तो कैसे करना है। कोई मॉलिक्यूल हो तो उसका एन फैक्टर क्या होता है, तो बेटा उसका जो एन फैक्टर होता है वो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे O2 लिखा हुआ, O2 में भी नोट नहीं करना है। इक्विवेलेंट मास जब निकालते हैं ना तो मोलर मास ऊपर रखते हैं तो 32 आ जाता है, नीचे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। व्हाट इज दिस, दिस टू रिप्रेजेंट्स वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए, एंड दिस टू रिप्रेजेंट्स एटॉमिसिटी। तो एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर होता है बेटा वैलेंसी ऑफ एन एटम इनटू एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल, फॉर O3 एन फैक्टर बताइए। थोड़ा नीचे लिखते हैं, O3 के लिए बताइए बेटा, फॉर O3 एन फैक्टर। वैलेंसी कितनी होती है, ये मॉलिक्यूल बना किससे, ऑक्सीजन से, तो उसकी वैलेंसी होती है 2 इनटू, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3, 2 3 जा 6। मान लीजिए आपसे पूछ लूं मैं S8, S8 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी 8, 16 हो गया इसका एन फैक्टर। मान लीजिए Cl2 आ गया, तो Cl2 का एन फैक्टर वैलेंसीज पे 1 होती है बेटा क्लोरीन पे, इनटू एटॉमिसिटी 2। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए क्या दे, कैलकुलेट, इसके बाद लिखना है ना क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ O3, ये आ जाए आंसर। इक्विवेलेंट वेट आप जानते हो वो बराबर होता है बेटा मोलर मास के और एन फैक्टर के। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम सीख चुके हैं, और मोलर मास तुम्हें पता ही है। मोलर मास O3 कितना होता है 48 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं O3 का मैं बता चुका हूं 6, तो आंसर आ गया बेटा 8। कुछ क्लियर हो रहा है, मैं आपको एन फैक्टर सिखा रहा हूं और ये फॉर्मूला हम पीछे कर चुके हैं। तो किसी का भी एन फैक्टर निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, और किसी इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो एन फैक्टर नीचे होता है उस फॉर्मूले में, मोलर मास ऊपर होता है। मोलर मास आप रख दोगे, एन फैक्टर आपको सिखा दिया गया है, आप निकाल लोगे। इसी तरीके से S8 का पूछे तो S8 का मोलर मास यहां रखोगे तो कितना आएगा, जैसे यहां O3 की जगह S8 आ जाए, कितना आ जाए बेटा S8। तो S8 का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो यहां मोलर मास कितना आ जाएगा, एक सल्फर पे बेटा 32 होता है, तो 8 पे हो गया 256 हो गया अपॉन इसका एन फैक्टर आपने निकाल रखा है 16। तो इसको आप सोल्व करोगे तो शायद 16 ही आ जाए।
राइट, कर लेंगे। इस तरीके से आप एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स डिफरेंट होते हैं, वहां पर बेटा ये देखा जाता है वो कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है, ध्यान से देखना। हो गया, चलिए ये और कर लेते हैं, ध्यान देखना। और आज ये सब सीख लेंगे ताकि अगली कंसंट्रेशन टर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए और एडवांस न्यूमेरिकल्स करने में, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक और सिखा देता हूं मैं आपको फॉर आयनिक कंपाउंड। आप ये लिख सकते हैं कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो ठीक है, मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक भी हो सकता है, तो हेटेरोएटॉमिक में या तो आयनिक कंपाउंड होगा या वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए एन फैक्टर, आयनिक कंपाउंड के लिए एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है जो भी उसके कैटायन पर हो, या टोटल नेगेटिव चार्ज होता है जो भी उसके एनायन पे हो। एग्जाम्पल NaCl, एन फैक्टर बताइए। आप जानते हैं NaCl कैसे टूटता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कोई भी चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कोई देखो, ठीक है। तो पॉजिटिव देख लो, एक ही पॉजिटिव है तो एन फैक्टर कितना आ गया? 1। नेगेटिव भी देखते तो भी 1 आता है। चलो इसको देखते हैं, CaCl2, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसका एन फैक्टर बताइए। इसका एन फैक्टर 2 है बेटा, क्योंकि CaCl2 आप देखोगे तो इसमें कैल्शियम में 2 क्लोरीन है, कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो कैटायन देखोगे तो भी 2 और एनायन देखोगे तो भी 2। अरे तभी तो न्यूट्रल है, इसलिए कह रहा है वो, चाहे पॉजिटिव चार्ज देख लो चाहे नेगेटिव। समझ में आ गए? ये वाला बता सकते हो AlCl3, ये तो वो आयनिक कंपाउंड है बेटा जो अपने 10th में स्ट्रक्चर बनाकर भी इनका दिखाया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दिखाया है। AlCl3 एन फैक्टर बताइए, एल्यूमिनियम पे एन फैक्टर AlCl3 को कैसे तोड़ दोगे बेटा? एल्यूमिनियम +3 और 3 बार Cl नेगेटिव, तो कैटायन देख लो चाहे एनायन देख लो, एन फैक्टर यहां 3। बोलो, कर लोगे? कर लोगे? अब मान लो मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, तो बताइए आंसर क्या है? आप कहोगे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो मोलर मास और अपॉन क्या होता है? एन फैक्टर। मोलर मास सर हमें आता है, मोलर मास होता है सर CaCl2 का Ca पे 40, एक क्लोरीन पे 35.5, 2 बार क्लोरीन है तो 71 हो गया, 71 और 40 कितना हो गया? 111 हो गया, 111 इतना ही हो जाएगा, अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर CaCl2 का 2 होता है, अभी सिखाया भी ना, एन फैक्टर 2 होता है, तो 2 हो गया। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये शायद आ जाएगा अपना 55.5, नहीं कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आयनिक कंपाउंड। कल हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड कैसे निकालेंगे, कल हम पढ़ेंगे किसी एसिड का कैसे पता लगाएंगे, कल किसी बेस का कैसे पता लगाएंगे, कल ये भी पढ़ेंगे कि किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का भी, ठीक है। तो यहां तक बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको आ जानी चाहिए, समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन आपसे वही है कि जब रेफरेंस हाइड्रोजन बनाया था 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन लिखा जब तो 8 क्यों लिखा? आप शायद सबको समझ में आ गया, वहां 8 क्यों लिखा हुआ है, और क्लोरीन के साथ 35.5 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान है अगर आप इसको धीरे धीरे समझेंगे तो। थैंक यू।